नमस्कार दोस्तों, अगर मैं कहूं कि बहुत जल्द ही भूटान अब भारत का अगला राज्य बनने वाला है, तो शायद आपको मेरी बातों पर यकीन नहीं होगा, मगर ये सच है। क्योंकि अब तो भूटान के लोगों ने भी कहना शुरू कर दिया है कि भाई अब हमें पूरी तरह से भारत में शामिल हो जाना चाहिए। लेकिन भारत में शामिल होने से पहले हमारी एक शर्त है, हमारी एक शर्त भारत सरकार को माननी पड़ेगी। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम आपको बताते हैं कि आखिर भारत में शामिल होने से पहले भूटान के लोगों ने क्या शर्त रखी है, भूटान के लोगों की क्या डिमांड है, आखिर भूटान के लोग भारत में शामिल होने को लेकर क्या सोचते हैं, आखिर क्यों भूटान की सुरक्षा और विदेश नीति भारत पर ही निर्भर है, और आखिर क्यों भूटान भारत के इतने करीब है। और साथ ही साथ आपको ये भी बताएंगे कि भूटान में मुस्लिम तो रहते हैं, लेकिन भाई एक भी मस्जिद क्यों नहीं है। लेकिन भाई वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले आपसे एक गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भैया प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि भूटान भारत का हिस्सा क्यों नहीं बना था, और भूटान की सुरक्षा और विदेश नीति आज भी भारत पर ही क्यों निर्भर है, और आखिर क्यों भूटान भारत के इतने करीब है। तो आपको बता दें कि आजादी के समय भारत और भूटान के साथ एक संधि हुई थी, भारत और भूटान के बीच में एक संधि हुई थी। भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने भूटान को दो ऑप्शन दिए थे, या तो आप भारत में पूरी तरीके से शामिल हो जाइए, या फिर भूटान के जो विदेशी मामले हैं या जो रक्षा के मामले हैं वह भारत अपने पास ही रखेगा। और यही दोनों ऑफर भारत की तरफ से भूटान को दिए गए थे, जिसके बाद भूटान के राजा ने दूसरे ऑप्शन का चुनाव किया। भूटान के राजा ने कहा कि डिफेंस और जो फॉरेन अफेयर्स है, यानी कि जो विदेशी मामले हैं, वह भारत ही तय करे, लेकिन बाकी चीजों में भूटान को स्वायत्ता मिलनी चाहिए। यही कारण था कि भूटान एक अलग देश के रूप में संप्रभु बना रहा। आसान शब्दों में कहें तो भूटान न सिर्फ हमारे लिए एक पड़ोसी देश है, बल्कि भारत के लिए एक जिम्मेदारी भी है। क्योंकि भारतीय सेना आज भी चीन से भूटान की सुरक्षा करती है। भूटानी मिलिट्री को ट्रेनिंग देना, हथियारों की सप्लाई करना, एयर डिफेंस से लेकर सब कुछ भारत की तरफ से भूटान को मुहैया कराया जाता है। चलिए अब बात करते हैं कि आखिर कैसे बहुत जल्द ही भूटान भारत का अगला राज्य बनने वाला है, 29वां राज्य बनने वाला है। आखिर भूटान के लोग भारत में शामिल होने को लेकर क्या सोचते हैं, आखिर भारत में शामिल होने से पहले उनकी क्या डिमांड है, भूटान के लोगों की क्या डिमांड है। इसके बाद आपको बताएंगे कि भूटान में मुस्लिम तो रहते हैं, लेकिन भाई एक भी मस्जिद क्यों नहीं है। अगर आपको याद हो कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2014 में पहली बार पीएम बने थे, तो उन्होंने अपना पहला विदेशी दौरा भूटान को ही चुना था। हालांकि अब भारत और बांग्लादेश कंट्रोवर्सी के बीच एक बार फिर से ये बातें तेज हो गई है, और अनुमान लगाया जा रहा है कि भूटान बहुत जल्द ही भारत का 29वां राज्य बन जाएगा। ठीक उसी तरीके से जिस तरह से सिक्किम पहले भारत का सहयोगी राज्य के तौर पर भारत में शामिल हुआ था, उसके बाद पूरी तरीके से पूर्ण राज्य के तौर पर भारत में शामिल हो गया। और अब लोग यह भी सवाल कर रहे हैं कि क्या अब उसी तरह की घटनाएं भूटान के साथ होने वाली है। आपको बता दें कि जब बांग्लादेश पर थोपे गए यूनुस मियां चीन में बैठकर भारत के नॉर्थ ईस्ट राज्यों यानी कि सेवन सिस्टर को लेकर विवादित बयान दिए थे, तो उस समय इसको लेकर, उनके बयान को लेकर काफी ज्यादा कंट्रोवर्सी हुई थी। और अब जाते जाते भारत और बांग्लादेश का पेच फंसाकर चला गया। अपने विदाई भाषण में पद से इस्तीफा देते वक्त उसने भारत के पूर्वोत्तरी राज्यों को सेवन सिस्टर कहकर संबोधित किया, और बांग्लादेश को कनेक्टिविटी का हब करार दिया। बांग्लादेश को नेपाल, भूटान और भारत के सेवन सिस्टर के लिए कनेक्टिविटी का केंद्र बताया। इसके अलावा यहाँ तक ये जो इनका नया प्रधानमंत्री चुना गया है तारिक रहमान, ये भी कई बार बोल चुका है कि हम असम को भारत से अलग कर देंगे, भारत के चिकन्ने को काट देंगे। और इसी टाइम से तब से ही भूटान को भारत में शामिल होने को लेकर खबरें तेज हो गई हैं। आपको बता दें कि मोहम्मद यूनुस ने कहा था कि भारत के 7 राज्य भारत के पूर्वी हिस्से, जिन्हें सेवन सिस्टर कहा जाता है या लैंड लॉक्ड क्षेत्र है, समंदर तक उनकी पहुंच का कोई रास्ता नहीं है। इस पूरे क्षेत्र के लिए समंदर के अकेले हम संरक्षक हैं, समंदर के अकेले हम राजा हैं। और मोहम्मद यूनुस ने चाइना को सुझाव दिया था कि जिस तरीके से आप सीपेक बना रहे हैं, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर बना रहे हैं, ठीक उसी तरीके से सीपेक यानी चीन बांग्लादेश कॉरिडोर बनाइए, जो चीनी अर्थव्यवस्था को और विस्तार देगा। और यूनुस मियां का यह बयान रणनीतिक तौर पर भारत के चिकन नेक के कॉरिडोर से जुड़े खतरे के लगातार नैरेटिव को रेखांकित करता है। और यहाँ पर ध्यान देना कि ये जो बांग्लादेश का नया प्रधानमंत्री तारिक रहमान चुना गया है, वो हमेशा पाकिस्तान का समर्थक रहा है। और इस बार भी इसने कहा है कि हम भारत के विरोध में जाएं या ना जाएं, मगर पाकिस्तान का सपोर्ट करते रहेंगे। और दूसरा, जो इसने सबसे गौर करने वाली बात कही है, वो ये कहा है कि चाइना अब तक जो भी प्रोजेक्ट है बांग्लादेश में चला रखा है, वो प्रोजेक्ट आगे भी चलते रहेंगे। जो भी डील हुई है अब तक वो सब कायम रहेंगी, उसमें कोई किसी प्रकार का चेंज नहीं आएगा। मतलब भारत विरोधी जो नैरेटिव है वो पूरी तरीके से एक्टिव रहेगा, उसमें कोई कोताही नहीं बरती जाएगी। देखिए होता क्या है ना कि समय बदल जाता है,
लेकिन इंसान की फितरत कभी नहीं बदलती है। तो बांग्लादेश में जितने भी कट्टरपंथी हैं, वो भारत के लिए कभी भी वफादार नहीं हो सकते हैं, चाहे भाई कितनी ही सरकार क्यों ना बदल जाए। वो भारत को परेशान करने के लिए कोई ना कोई षड्यंत्र रचते ही रहेंगे। और अब खबर आ रही है कि भूटान के राजा ने भारत से अपनी सिक्योरिटी बढ़ाने की मांग की है, और इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह चीन को बताया जा रहा है, क्योंकि चीन भूटान के साथ एक बहुत लंबा बॉर्डर शेयर करता है, और बॉर्डर शेयर करने के साथ साथ चीन भूटान के एक बड़े हिस्से पर अपना दावा भी ठोकता है। चाइना लगातार भूटान पर यह दबाव बनाता रहता है कि भूटान अपने उस हिस्से को जो भारत के चिकन नेक के सिलीगुड़ी कॉरिडोर के पास मौजूद है, उसे चीन को सौंप दे। आपको बता दें कि चिकन नेक, जिसे हम सिलीगुड़ी कॉरिडोर के नाम से जानते हैं, वो भारत के पश्चिम बंगाल में स्थित एक संकरा भूभाग है, जो सेवन सिस्टर को भारत के शेष भूभाग से जोड़ता है, नॉर्थ ईस्ट को पूरे संपूर्ण भारत से कनेक्ट करता है। और भारत के इसी लोकेशन पर पिछले कई सालों से चीन की नजर है। यहाँ पर आपको बता दें कि चीन की एक पॉलिसी है, जिसे चीन का 5 फिंगर पॉलिसी कहा जाता है, और अपनी इसी नीति में चीन तिब्बत को अपने दाहिने हाथ की हथेली मानता है, जिसकी 5 उंगलियां लद्दाख, नेपाल, सिक्किम, भूटान और अरुणाचल प्रदेश है। चीन का मानना है कि इन क्षेत्रों को मुक्त कराना उसकी जिम्मेदारी है। चीन का मानना है कि प्राचीन काल में ये सारा का सारा भूभाग चीनी साम्राज्य का हिस्सा था, और चीन एक बार फिर से कभी ना कभी इसको कैप्चर करके ही रहेगा। जैसे कि आप लोगों को पहले ही पता है कि अरुणाचल प्रदेश को लेकर भी भारत और चीन के बीच में लगातार टकरार बना रहता है। इसके अलावा भारत के अक्साई चीन को चाइना ने जबरन ऑक्युपाइड कर रखा है। अगर आपको याद हो तो हाल के कुछ साल पहले भारत, भूटान और चीन के बीच में डोकलाम क्षेत्र को लेकर काफी विवाद हुआ था। आपको बता दें कि डोकलाम सिलीगुड़ी कॉरिडोर के बेहद करीबी पड़ता है। वैसे तो यह क्षेत्र ऑफिशियली तौर पर भूटान में पड़ता है, लेकिन जब चीन ने यहाँ पर सेना भेजी, तो भूटान ने भारत से मदद की गुहार लगाई, और भारत ने भी अपनी सेना तैनात कर दी। दोनों देशों की सेनाएं आमने सामने खड़ी रही। भारत की सेना भी सीना तानकर खड़ी रही, पीछे नहीं हटी, और आखिरकार चीन की सेना को पीछे हटना पड़ा। और यहाँ पर सबसे शॉकिंग खबर यह है कि चीन ने भूटान को डोकलाम के लिए एक बहुत बड़ा ऑफर दे दिया है। चीन ने भूटान को कहा है कि आप डोकलाम वाला जो क्षेत्र है उसको छोड़ दीजिए, उसको हमें दे दीजिए, और इसके बदले में हम आपको उत्तर चाइना की तरफ और ज्यादा क्षेत्र दे देंगे। हालांकि भूटान ने चीन के इस ऑफर को ठुकरा दिया है, लेकिन जब भूटान चीन के इस ऑफर को ठुकरा दिया, तो चीन बौखला गया, और उसने भूटान पर दबाव बनाने के लिए उसके दूसरे इलाके पर अपना दावा ठोक दिया, जो कि भूटान के अंदर में आता है। ऐसे में भूटान ने भारत से मदद मांगी। फिर भूटान की तरफ से भारतीय सैनिक वहां पर खड़े हुए, और वहां से भी चीनी सेना को पीछे हटना पड़ा। लेकिन आज भी चीन का डर भूटान पर बना रहता है। आपको बता दें कि सिक्किम भी भूटान की तरह 1975 तक भारत का हिस्सा नहीं था। सिक्किम नामग्याल राजतंत्र द्वारा शासित एक स्वतंत्र राज्य था, लेकिन सिक्किम के लोग भारत के साथ अपने सांस्कृतिक, आर्थिक और राजनीतिक जुड़ाव को महसूस करते थे, और साथ ही प्रशासनिक समस्याओं के चलते सिक्किम में जन्म संग्रह हुआ, और वहां की जनता ने भारत के पक्ष में वोट किया, और सिक्किम भारत में शामिल हो गया। आपको बता दें कि जिस तरह से सिक्किम के लोग अपने आप को भारत के साथ सांस्कृतिक, आर्थिक और राजनीतिक जुड़ाव महसूस करते थे, ठीक उसी तरीके से भूटान के लोग भी जुड़ाव महसूस करते हैं। भूटान के लोगों का मानना है कि भूटान को भी भारत में शामिल हो जाना चाहिए। जैसा कि स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि भूटानी नागरिक ने कमेंट किया है कि मैं भूटानी नागरिक हूं, मैं चाहता हूं कि मैं भारत में शामिल हो जाऊं, लेकिन मैं अपने राजा को बहुत पसंद करता हूं, इसीलिए मैं चाहता हूं कि भारत में शामिल होने के 20 साल बाद तक भूटान में कोई इलेक्शन ना हो। इसके अलावा आपको बता दें कि भूटान के प्रधानमंत्री लगातार भारत की यात्रा कर रहे हैं। अभी हाल ही में, मतलब पिछले साल, वो महाकुंभ में डुबकी लगाने पहुंचे थे, और उस दौरान उन्होंने पीएम मोदी को अपना बड़ा भाई और गुरु बताया था। उन्होंने कहा था कि मैं अपने देश को उद्यमशील बनाने के लिए आपका व्यक्तिगत मार्गदर्शन चाहता हूं। और इन सारी बातों की समीक्षा करने के बाद निष्कर्ष यही निकल कर आता है कि आज नहीं तो कल भूटान पूरी तरीके से भारत का हिस्सा जरूर बन जाएगा। फिलहाल इस पर आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइएगा। चलिए बात करते हैं कि भूटान में मुस्लिम तो रहते हैं, मगर मस्जिद क्यों नहीं है? ये बात सुनकर आपको यकीन नहीं हो रहा होगा कि भाई ऐसा कैसे हो सकता है कि भूटान में कोई मस्जिद ना हो। मगर यह बात पूरी तरीके से सच है कि भूटान में आपको जगह जगह बौद्ध मठ और मंदिर तो देखने को मिल जाएगा, लेकिन एक भी मस्जिद नहीं मिलेगा। आपको बता दें कि भूटान में रह रहे मुसलमान लंबे समय से मस्जिद बनाने की मांग कर रहे हैं, लेकिन वहां की सरकार ने इसकी अनुमति नहीं दी। ईसाई भी चर्च बनाने की मांग कर रहे हैं, अनुमति मांग रहे हैं, लेकिन भूटान सरकार ने इनको भी चर्च बनाने की अनुमति नहीं दी। और ऐसा करने के पीछे यहाँ की सरकार का मकसद है अपने देश को इस्लामीकरण से बचाना। यहाँ के लोगों का मानना है कि अगर वह अपने देश में मस्जिद और चर्च बनाने की इजाजत दे देंगे, तो धीरे धीरे करके
उनके देश का इस्लामीकरण हो जाएगा। यही कारण है कि वहाँ की सरकार किसी भी मस्जिद को, किसी भी चर्च को बनाने की अनुमति नहीं देती है। यहाँ के लोग चाहते हैं कि उनके देश में किसी भी वजह से इस्लाम दस्तक ना दे। दोस्तों, भूटान के लोग अपने देश और अपनी संस्कृति से काफी ज्यादा प्रेम करते हैं। भूटानी नहीं चाहते हैं कि हमारी संस्कृति को कोई अब्राहमक रिलीजन तबाह करे। भूटान की कड़-कड़ में यहाँ की सभ्यता, यहाँ की संस्कृति बसी हुई है, जिसमें सुकून और प्यार की महक आती है। और शायद यही कारण है कि वहाँ के लोग किसी दूसरे धर्म या फिर किसी मजहब को अपने देश में दाखिल नहीं होने देना चाहते हैं।